हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यासिर आज़म। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्न साइंस विद यासिर आज़म पे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का, जो कंटिन्यूएशन में है प्रीवियस चैप्टर 3 के बाद। प्रीवियसली हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, सारी चीज़ें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्यों ज़रूरत पड़ी इस चैप्टर को लाने की, क्या है इसकी बेसिक नीड। देखिए, जो ये चैप्टर है ना, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म, किसी ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखा जा सकता है। बच्चा पैदा होगा फीमेल में, लास्ट टॉपिक में हमने पार्चुरेशन कराया था, तो उस बच्चे की केयर कैसे करेंगे, जिसने वो बच्चे को बर्थ दी यानी कि माँ, उसकी केयर कैसे करेंगे, कैसे हम प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर को कर सकते हैं, कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, या जो प्रेगनेंसी हो गई उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मेथड्स हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा इट रिफर्स टू द कंप्लीट हेल्थ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन लेके चलें। अगर हम WHO की बात करें कि WHO क्या कहता है इस टॉपिक के बारे में, तो WHO कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। ठीक है, बिहेवियरल एक ही चीज़ है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ऐसा नहीं कि कोई बंदा या बंदी फिजिकली फिट है, कोई इंडिविजुअल फिजिकली फिट है तो हम कहेंगे भाई दैट पर्सन इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। फिजिकल फिट के साथ इमोशनली फिट होना, सोशली फिट होना, बिहेवियरली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस वी आर गोइंग टू फेस इनसाइड आवर बॉडी एट योर एज, योर एडोलेसेंट एज, योर ब्यूटीफुल एज ऑफ जस्ट यू हैव जस्ट क्रॉस योर प्यूबर्टी, और 2-3 years बैक यू हैव क्रॉस्ड। लेकिन मेरी वीडियो सिर्फ बच्चे नहीं देखते हैं, कुछ पेरेंट्स भी देख रहे हैं, कुछ टीचर्स भी देख रहे हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट कि as a teacher, as a elder person, it's our responsibility to create the awareness related to reproductive health. ठीक है, people have numerous myth। बहुत से छोटे बच्चों को ये मिथ होती है कि अगर हम एक दूसरे को किस करेंगे तो वी विल गेट प्रेग्नेंट। फिर इस टाइप के थॉट प्रोसेस के साथ वो इसी तरीके का मिथ क्रिएट करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, और या फिर हम उनको कोई स्पेस नहीं देते हैं अपने बच्चों को, या फ्रीडम नहीं देते हैं कि वो होके हमसे कुछ शेयर कर सकें, तो दे समटाइम फेस सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, टीवी पे शो आता है, सत्यमेव जयते में एक शो आया था, पूरा इस पे बेस्ड था, जिसमें गुड टच और बैड टच के बारे में बात की गई थी। या बहुत सारे अच्छे एजुकेशनल स्कूल्स हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो मदद कर रहे हैं लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कि किस तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ को रोका जाए, बच्चों में कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जाए। पहली चीज़, इस टॉपिक पे बड़ा टैबू है, बड़ा ही लोग बात करने में शर्मिंदा सा होते हैं, या उनके अंदर बहुत सारी इन्फियरिटीज़ आ जाती हैं, या उसको बहुत ही असभ्य मान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही है, क्योंकि बच्चों को सारी बातें कहीं ना कहीं से पता चलती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको दें। तो WHO क्या कहता है, डिफाइंड एज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड वन मोर इमोशनल। ठीक है, इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री थी, या वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री हु हैज़ स्टार्टेड thinking about such health programs, and they launched one program in 1951. That program was family planning. फैमिली प्लानिंग सुनने में लगता है कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते होंगे, हम दो हमारे दो, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस क्रिएट करी, चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में, मैटरनल हेल्थ केयर के बारे में, किस तरीके से हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में। सो वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैव बीन रन अंडर द फैमिली प्लानिंग इन 1951। बट not only this, it kept on monitoring the situation, and they evolved in 1971 as RCH program.
नाउ व्हाट इज RCH? इट इज़ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। देखिए बेटा, इसका आपको ना MCQ में भी आ जाता है, नीट में कई बार फुल फॉर्म, तो कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको करेक्ट चूज़ करना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। NCERT तो ये समझ लीजिए कि रामबाण है आपके लिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, देखो इसका मेन फोकस 3 चीज़ों पे रहता है। 3 चीज़ें क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए, दूसरा चाइल्ड केयर के बारे में, तीसरा फर्टिलिटी रेगुलेशन के बारे में RCH बात करता है, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे चलने वाला प्रोग्राम है। इसका और भी बहुत बड़ा रोल है, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है अर्बन एरियाज़ प्लस रूरल एरियाज़ दोनों जगहों में। बहुत से ऐसे अंडर प्रिविलेज या ऐसे गांव हैं जहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अच्छे से लोग एजुकेटेड नहीं हैं, तो इस बारे में तो बात करना उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे तो जहाँ तक ये सीन चलता है कि लड़की बड़ी हुई, प्यूबर्टी आई, उसका जैसे ही पहला पीरियड आना शुरू हुआ उसको स्कूल से छुड़ा देते हैं, तो उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। तो बहुत से टैबूज हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। फील थैंकफुल, से यू आर ब्लेस्ड बिकॉज वी आर बोर्न इन सच liberal families where we are provided with lots of facilities, but there are still people who are not having such facilities। ठीक है, तो RCH की और भी बातें कुछ आप ऐसे समझ लें कि किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करता है। ऑडियो वीडियो, प्रिंट मीडिया, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स के थ्रू, टीवी पे एड्स आते हैं, ठीक है, या प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स में निकल जाता है। ठीक है, एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जो आप बहुत सी जगहों पे आपने सुना होगा, और NCERT में इसका एग्जाम्पल भी है, दैट इज़ निरोध। इट इज़ चीपेस्ट ब्रांड। ठीक है, चीपेस्ट का मतलब है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, तो चीपेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसका बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हुआ, बहुत लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की गई, चाइल्ड कंट्रोल में, बर्थ कंट्रोल में, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने में भी इसने बहुत हेल्प किया। दूसरा क्या RCH प्रोग्राम ने किया है, इसने सेक्स एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस करी स्कूल्स में। स्कूल एजुकेशन में एक पार्ट बनाया सेक्स एजुकेशन को, सो दैट द चाइल्ड गेट एजुकेटेड रिगार्डिंग दी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, दूसरा था कि किस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं या उनको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में भी RCH प्रोग्राम ने बहुत सारा काम किया है। और जो मेन फोकस है RCH का वो है प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड बोथ। ठीक है, पैदाइश से पहले, बर्थ से पहले बच्चा जो डेवलप कर रहा है फीटस, उसके नरिशमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मदर की बॉडी में वो नरिश हो रहा है उसको क्या क्या देना है, पैदा हो जाने के बाद बच्चे को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रिशन की, और माँ को क्या ज़रूरत पड़ने वाली है न्यूट्रिशन की। बच्चे के लिए मदर फीड या मदर मिल्क क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करना ही RCH का काम था। अब एक टॉपिक आता है एमनियोसेंटेसिस। इसने क्या किया, इसने तो भैया सेंटेसिस, भ्रूण हत्या, आपने सुना होगा कई जगह हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं या जहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो लिखा होता है यहाँ भ्रूण लिंग की जांच कराना अपराध है या मना है या नहीं होती है। होता क्या, एमनियोसेंटेसिस जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस था जिसका पर्पस था कि हम बच्चे जो माँ की बॉडी में ग्रो कर रहा है वो एक फ्लूइड के अंदर तैर रहा है, उस फ्लूइड का नाम था एमनियोटिक फ्लूइड। आप याद करिए लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। उस फ्लूइड के अंदर उस बच्चे की स्किन सेल्स भी आ जाती हैं, जिससे हम चेक कर लेते हैं, उसमें क्रोमोसोम भी होता है स्किन सेल में, चेक कर लेते हैं कि सारे क्रोमोसोम नॉर्मल हैं, कहीं बच्चों को कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस तरह के सिंड्रोम्स होते हैं। कहीं इनमें से कोई एक सिंड्रोम तो उसको नहीं हो गया, लेकिन लोग ठहरे जालिम, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक फीमेल का बॉडी मैंने बनाई है, ठीक है, ये उसकी पेट में पल रहा बच्चा है, दिस इज़ द वूम और दिस इज़ द फीटस इन द वूम ऑफ द मदर। ठीक है, ये फीटस ऐसे बना लीजिए, एक प्लेसेंटा से अटैच है। इस फीटस की जो सेल्स हैं वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में भी आ गई। डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा के यहाँ से फ्लूइड को निकाल लेते हैं और उस फ्लूइड में चेक करते हैं कि बच्चे को कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो पर्पस क्या था एमनियोसेंटेसिस का, टू चेक द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल नंबर एंड टाइप्स इन द सेल्स, टाइप्स ऑफ द सेल और टाइप इन द सेल्स फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड। बट this purpose have been changed, people have started using this purpose to recognize, to know that whether the fetus growing is male or female। और जैसे ही पता चल जाता है fetus फीमेल है, बहुत से लोग इसे अबॉर्ट कर देते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। अगर आप सोच के देखें कितनी अच्छी बात है कि आपको पता चल जाए कि आपके बेटी होने वाली है, आपके घर में बेटा आने वाला है या जो भी आने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े परचेज कर सकते हैं, रूम डेकोरेट करा सकते हैं,
ठीक है, नाम सोच के रख सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बेटा है या बेटी कुछ भी। पर अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली वेरी सैड टू से दिस, बट इंडिया में बहुत से जालिम लोग हैं जो बहुत से बच्चों को मार देते हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छा प्रमाण है, जो सबसे अच्छा मुझे सबूत देना है, वो है आपकी सेक्स रेशियो देख लें इंडिया का। इनफैक्ट कुछ ऐसे गांव हैं हरियाणा वगैरह में जहाँ पे सेक्स रेशियो इतना ख़राब है कि 1000 पे 150 गर्ल्स भी नहीं है। मतलब लड़के अनमैरिड हैं, बहुत एज हुई जा रही है। ये प्रोग्राम भी मैंने सत्यमेव पे ही देखा था कि जिसमें लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी के लिए बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। वो क्या करते हैं, मार देते हैं बच्चे को। लेकिन अब ये कब करना सेफ है साइंटिफिकली? एमनियोसेंटेसिस कब करना चाहिए? 16 से 22nd वीक के बीच में, 16 से 22वें हफ्ते के बीच में करना चाहिए। इसके अलावा करने पे क्या होता है, इससे पहले आप करेंगे तो सेक्स सेल्स उसमें नहीं आपको दिखेंगी, ना ही मतलब क्रोमोसोमल सेल्स उसके अंदर दिखेंगी, जेंडर जेनाइटेलिया डिसाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर वो फट जाती है एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल आएगा, एमनियोटिक चढ़ जाएगी एमनियन की लेयर बेबी के ऊपर, वो सफोकेट होके मर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एमनियोसेंटेसिस। ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक भी कहलाता है। पर्पस इसका मैंने आपको बता दिया, लेकिन लोग करते कुछ और हैं, इसका मिसयूज़ कर लेते हैं। तो क्रोमोसोमल ऑर्डर डिसऑर्डर के अलावा ये कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बता देता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जैसे आपका हीमोफीलिया। ये कैसे बता देता है, जो फीटस होता है मदर की बॉडी में, ये जो यूरिन इसकी होती है वो भी इसी कैविटी में आ जाती है। उस यूरिन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये बता देते हैं कि हाँ भैया जो ये फीटस है इसको ये डिसीज़ भी है। तो इजाद हुआ था डिसीज़ जानने के लिए। काम क्या हो रहा है, फीमेल फीटिसाइड, बच्चों को मारा जा रहा है, फीमेल चाइल्ड को मारा जा रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक बेटा आपका है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग, बहुत सारे ह्यूमन बींग मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। वी आर हैविंग ओनली वन ह्यूमन पॉपुलेशन इन एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। वी डो नॉट हैव डिफरेंट स्पीशीज़, वी आर होमो सेपियंस। तो पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी, कब, 1900 के बाद। चाहे हम वर्ल्ड की बात कर लें, चाहे हम इंडिया की बात कर लें। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, नीचे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को हम सिर्फ 1947 से लेंगे, ठीक है। आज़ादी के बाद से कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है। 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी सिर्फ 2 बिलियन, ठीक है। और फिर जब 2000 में देखा गया सिर्फ 100 साल के अंदर पहुंच गई 6 बिलियन। इट्स अ ह्यूज नंबर एंड अ ह्यूज इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसा क्यों हुआ ये हम पढ़ेंगे। और इंडिया ने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया। इंतज़ार कर रहे थे हमें आज़ाद करो, हम इतने बच्चे भर देंगे ना कि तुमसे गिनते नहीं बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के शिकार थे, दबाए गए, कुचाए गए, बहुत मारे गए, अंग्रेज़ों ने बहुत सताया, उससे पहले भी बहुत इन्वेडर्स आए। अब हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली थी, तो सारी स्वतंत्रता को कहाँ पे दिखा दिया, बच्चे पैदा करने में हमने दिखा दिया। आज़ादी के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, ठीक है, 350 मिलियन थी। आज़ादी के बाद हमने इसको पहुँचा दिया 2000 में 1 बिलियन के करीब, ओके। यानी ये इस हिसाब से बढ़ी है। अगर इसी रेशियो के हिसाब से बढ़ती रही तो आने वाले 33 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा क्या है कि ये पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ गई, ये एक्सीलेंट ग्रोथ कैसे हो गई? देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन जो स्टैग्नेंट है, उसका रेट बिल्कुल बैलेंस है, या हम बोल सकते हैं क्या है, कांस्टेंट है। एक होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक होता है पॉपुलेशन डिक्लाइन। एक्सप्लोजन मेरे बच्चों क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। किसी एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, बहुत तेज़ी से बढ़ जाए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन डिक्रीज करने लगे, डिक्लाइन करने लगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इरोजन नहीं बोल देना, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन क्रैश, ठीक है। तो हमने देखा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, क्यों? क्योंकि एक तो 90s के बाद हमारी बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई, मेडिकल टर्म्स में लोग बहुत अवेयर हो गए, हाइजीन कॉन्शियस हो गए, तो मरने का रेट कम हो गया। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई तो माँ और बच्चे का मरने का रेट कम हो गया। भाई एक चीज़ होती है MMR, मोर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब माँ का मर जाना जन्म देते हुए, IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चे का मर जाना पैदाइश होते हुए या पैदाइश के बाद। तो ये दोनों ही क्या हो गए, घट गए,
पहले बहुत ज़्यादा होते थे, घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, अनहाइजीन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता था, मर जाते थे, या प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से भी फीमेल मर जाती थी। अब क्या है भैया, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही, ना बच्चा मर रहा है ना माँ मर रही, दोनों को हमने बचा लिया। फिर पहले क्या होता था, लोग बूढ़े हुए, कमज़ोर हुए, डिसीज़ हुए, मर गए। अब बूढ़े भी हुए तो उनका इलाज कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन कर रहे हैं, उन्हें बचाने की पूरी आखिरी सांस तक कोशिश कर रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप बचाते भी जाएंगे, बच्चे और माँ भी बच रहे हैं, आप नॉर्मल बूढ़ों को भी बचा रहे हैं, और रिप्रोड्यूसिबल एज में आ गए आप। बहुत इंडिया की पॉपुलेशन इस टाइम मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिबल एज में है, सबसे ज़्यादा। 5-6 साल में हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं, प्राउड। ठीक है, क्यों पीछे छोड़ने वाले? कि रिप्रोड्यूसिबल एज में आ गए, ऐसी एज ग्रुप में आ गए कि हमारा जितना भी यूथ है ना, वो सब अब तैयार है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यूथ एज में आ गया। 20 से 30 के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन का रेट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ रही है। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, क्या नुकसान है? बढ़ रही पॉपुलेशन, बढ़ने दो, ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का ही तो काम कर रहे हैं हम लोग, सब एसेट हैं। मगर हम सब एसेट नहीं हैं, हम सब लिबर्टी भी बन जाते हैं, हम सब बर्डन भी बन जाते हैं। क्यों? फूड स्कैर्सिटी हो जाएगी, कितना फूड सप्लाई करेंगे? पीस ऑफ लैंड तो फिक्स है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, कैसे खाना मिलेगा? नौकरी कैसे मिलेगी जिसके पीछे तुम सब परेशान होगे अगर नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल हुई? ये एक फ्रस्ट्रेशन वाला टॉपिक इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, एक चपरासी की नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। इट इज़ अ हाइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द रीज़न बीइंग the inefficient programs also are behind this, as well as the rapid growth और population explosion। दूसरा क्या होगा? lack of education या lack of general facilities provided by the government कम हो जाएंगी। आप देखिए कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पे स्कूल्स प्राइमरी बन गया, तो कितना एजुकेशन में बूम आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे डिक्लाइन आ गया। ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं पाया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टीचर्स नहीं है, या एक टीचर वो 3-4 क्लासेस को संभाल रहा है, तो काफ़ी पैथेटिक सिचुएशन होती जा रही है। ठीक है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्लान्स लॉन्च हुए, कॉन्ट्रासेप्टिव प्लान्स, कुछ ऐसे प्लान्स जिसमें हम बर्थ कंट्रोल करेंगे, जिसमें हम बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से बर्थ कंट्रोल की जा सकती है। अभी हमने पढ़ लिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा हमने पढ़ा है दूसरा टॉपिक पॉपुलेशन, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डाटा से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल।